अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी मेजर जनरल अश्वनी सिवाज सर। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्जुन। सर आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ख़ास तौर पे आपके लिए तो होगा ही, इसलिए कि आपने देखा कि किस तरह से हमास के लीडर को मारा गया है। ये भी कह रहे हैं कि 2 मंथ से उस जगह पे बॉम्ब लगा हुआ था। ईरान को पता क्यों नहीं लगा, या ईरान खुद भी इन्वॉल्व है इस सब चीज़ों में? इस सारी सिचुएशन से इस रीजन में क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, देखो बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इसमें, शक की बात नहीं आरजू। जो चंद एक दिनों में जो हालात हुए हैं पूरे मिडल ईस्ट में, अगर आप उस पर नज़र डालें कि पहले तो जो लेबनान में बैरूत में जिस प्रकार से फवाद शकूर, जो कि एक प्रकार हिजबुल्लाह का पॉलिटिकल लीडर था और मिलिट्री कमांडर का काम भी करता था, जो कि बहुत क्लोज था बेसिकली नसरुल्लाह के, हमास नसरुल्लाह के, तो उसको मारा गया। और वो इन्वॉल्व था स्पेशली जो गोलान हाइट्स में बच्चों के ऊपर अभी फायरिंग हुई थी, जहां पर 10 से 12 बच्चे मारे गए। तो पहले उसका मारा जाना, और उसके बाद फिर जिस प्रकार से इस्माइल हानिया, जो कि सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर थे हमास के, और जब वो गए हैं तेहरान के अंदर अटेंड करने, अब जो नए प्रेसिडेंट बने हैं, उनकी जस्कियान, मसूद जस्कियान की जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, उनको मार गिरा गया उनके बॉडीगार्ड के साथ, स्पेशली तेहरान के अंदर। तो ये भी एक बहुत ही ऐसी घटना कि जहाँ पर स्टेट के सभी लीडर आ रखे हों, दूसरी स्टेट के भी लीडर्स आ रखे हैं ईरान में, ऐसे टाइम में एक प्रकार से किलिंग करना, ये काफ़ी अचरज की बात है, इसमें कोई शक नहीं। और इसके बाद अभी इजराइल ने यह भी क्लेम किया है कि जो 13 जुलाई को उन्होंने मोहम्मद फ़याद, जो कि एक मिलिट्री कमांडर है हमास का, उसको भी मार गिराया था जो खान यूनिस के अंदर। तो ये 3 चीज़ें होना, और चौथी अभी जैसे पता चला कि एक ब्रिगेडियर जनरल, जो कि एयरफोर्स का बहुत बड़ा कमांडर था, उसको भी दमस्कस में मारा गया है, उसको भी मार दिया गया है। और ये एक प्रकार से ब्रिगेडियर अली, तो ये भी एक अचरज की बात। तो अगर आप देखें कि ये सिचुएशन जो है वो काफ़ी फ्लूइड हो गई है। यूं तो जो इस्माइल हानिया के मारे जाने का अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया है, मसूद ने भी नहीं किया और सीआईए ने भी। मगर जो सस्पिशन की सुई तो मोसाद की तरफ ही जा रही है कि इसके अंदर मोसाद का ही हाथ होगा। मगर ये अलग बात है कि इसके अंदर कोई ना कोई अंदर से भी कोई ना कोई मिला हुआ है, जिस प्रकार से बड़ी आसानी से ये ऑपरेशन हुआ। और जो ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी बिल्कुल फेल होगी, इसमें कोई शक नहीं। तो एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन आ गई है। एक पहले ही लड़ाई का जो दौर बढ़ता जाने के चांसेस लग रहे थे, मगर इसके बाद तो काफ़ी सिचुएशन जो है वो काफ़ी नाजुक हो जाएगी। इसके लड़ाई बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। जब आप अगला क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर बात करते हैं। सर बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि ईरान भी इन्वॉल्व हो सकता है इस सारे ऑपरेशन में, या जो इस किस्म का अटैक था उसके अंदर। इसलिए क्या अमेरिका से हो सकता है कि कोई बात हुई और वो चाह रहे होंगे कुछ सैंक्शंस जो है वो नरम कर दी जाएं, कम से कम ऑयल बेचने तक, क्योंकि जाहिर है कि रशिया की वजह से उनको भी टफ टाइम मिल रहा है और ईरान सैंक्शंस भी हटवाना चाह रहा है। तो ईरान को आप इसमें से समझते हैं कि बिल्कुल से निकाला जा सकता है कि नहीं, ईरान की कोई गलती नहीं है? आरजू, इसके चांसेस बड़े कम लगते हैं कि ईरान की डायरेक्ट इसके अंदर इन्वॉल्व हो, क्योंकि ईरान जो अपने प्रॉक्सी की मद्देनजर से लड़ रहा है, चाहे हमास है, हिजबुल्लाह है, होती रेबल्स हैं, और उसकी जो मिलिशिया हैं इराक और सीरिया में वो भी हैं। और ऐसे में वो इस्माइल हानिया को अपनी ज़मीन के अंदर मरवाना, मुझे लगता नहीं कि ऐसा ईरान करेगा, क्योंकि उसको कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी जो एक स्टैंडिंग है उस पर बहुत ज़्यादा उंगली उठेगी। मगर ये सच्चाई है कि जो सोच रहे हैं हर कोई कि अब ये लड़ाई फैलेगी और इसमें ईरान के आने के चांसेस हैं, मुझे लगता नहीं कि ईरान डायरेक्टली इसमें आएगा। उसके मैं आपको रीजन देता हूँ और फिर आगे बात करते हैं। ईरान इसलिए नहीं आएगा, आपने जो इशारा किया वो बहुत सच है। ईरान की इकॉनमी बहुत खराब है। ईरान आज जूझ रहा है अपनी इकोनॉमी को, डगमगाती हुई इकोनॉमी को करना। अगर वो लड़ाई डायरेक्ट करता है इजराइल के साथ, तो फिर क्या होगा कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं अमेरिका के,
और वो भी मेडिटेरेनियन सी में है। जो नुकसान ईरान के ऊपर मिलिटरी होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, उसकी इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और उसके मिलिट्री टारगेट पे हो सकता है कि जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उनको भी बर्बाद कर देगा इजराइल और अमेरिका। और ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व आता है तो फिर एक बहाना मिलता है अमेरिका को भी आने का, इन्वॉल्व डायरेक्ट होने का। ये इजराइल के पक्ष में तो है, इजराइल चाहेगा कि ईरान आए, इसमें इन्वॉल्व हो, और यही नेतन्याहू चाहते हैं। मगर मुझे लगता नहीं कि ईरान कोई डायरेक्ट इसके अंदर आएगा। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होने से उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब बात आती कि करेगा तो करेगा क्या। अब जिस प्रकार से अगर ये सोच के चले कि ये इजराइल की मोसाद ने कराया है, चाहे वो सीआई की हेल्प से कराया है, मगर ईरान के जमीन पे जिसको अब वो बोल रहे हैं कि ये एक टेरिटोरियल सॉवरेनिटी पे इनके पे चोट है और हम इसका बदला लेंगे। जिस प्रकार से अयतुल्ला अल खमानी जो कि सुप्रीम लीडर है ईरान के, उन्होंने भी बोला, और इसी प्रकार से जो अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं मसूद जस्कियान, उन्होंने भी बोला। और मसूद जस्कियान का भी हमें यह समझना चाहिए वो एक रिफॉर्मिस्ट थे। तो अब क्योंकि ये हो गया है हादसा, उनके ऊपर भी प्रेशर होगा, क्या वो रिफॉर्मिस्ट रहेगा या वो इजराइल के अगेंस्ट एक्शन लें। मगर ये सच्चाई है कि इजराइल के अगेंस्ट एक्शन तो लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से ये बात आ रही है, नहीं तो ये लगेगा कि एक बहुत बड़ी हार है ईरान की। मगर ये सच्चाई है कि वो डायरेक्ट नहीं लेंगे। वो अपने जो मिलिशिया हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह है, होती रेबल है, हमास है, उससे कार्रवाई कराएंगे। स्पेशली हमास की तो मिलिट्री पावर काफी कम हो गई है, क्योंकि ये अभी जो जिस प्रकार से उन्होंने एक से एक बढ़ के लीडर उनके मार दिए हैं, तो हिजबुल्लाह जो है वो ज्यादा सक्रिय है, उसको से वो कार्रवाई कराने की करेंगे लेबनान से, और इसी प्रकार से होती रेबल से। और कहीं ना कहीं जो उनके प्रॉक्सीज हैं और जो मलेशिया हैं अपने सीरिया और इराक में, उनको भी वो एक्टिवेट कराएंगे अमेरिका और इजराइल के जो टारगेट को हिट करने के लिए। मगर खुद ईरान इसमें इन्वॉल्व होने के चांसेस कम हैं, और इसके चांसेस इसलिए कम है कि ईरान को बहुत नुकसान होगा। ईरान ने जो करना है वो अपने इन प्रॉक्सी से करा सकता है, उसको कोई खास फायदा होने वाला नहीं। मगर अगर वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है इजराइल के साथ, तो इजराइल और अमेरिका की जो मिलिट्री पावर है वो ईरान से बहुत ज्यादा है, जो कॉम्बैट पावर है वो बहुत ज्यादा है। और ऐसे में ईरान की जो इकोनॉमी पहले ही कमजोर है और उसके ऊपर से लड़ाई अगर हो जाती है तो फिर उसको बहुत नुकसान होगा। तो मुझे लगता नहीं इसको आरजू कि ईरान इस लड़ाई में डायरेक्ट इन्वॉल्व होना चाहेगा। मगर क्योंकि ये कार्रवाई उनकी धरती पर हुई है, जब इस्माइल हानिया तेहरान में थे और वो इनॉग्रेशन, तो वो एक्शन करेंगे, वो नाम के लिए करेंगे, जैसे पहले किया था कि ऑलमोस्ट बता के किया था, 200-300 मिसाइल ने फायर की, मगर वो इजराइल को मालूम था, उन्होंने उसको आसमान के अंदर ही मार गिराया। तो ये ज्यादा चांसेस है। मगर अपने जो प्रॉक्सीज हैं उनसे वो एक्टिवेट करके जो है वो कार्रवाई कराने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। आरजू सर, अभी तक जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं ईरान से वो तो काफी टफ किस्म की दे रहे हैं और बार बार कह रहे हैं छोड़ा नहीं जाएगा, बदला लेंगे, हमारी जमीन पे परमिशन नहीं देंगे, इस किस्म की बातें की जा रही हैं। लेकिन अगर ये बात सीरियस हो गई और इजराइल और ईरान ने जो है वो ये सोच लिया कि जरा सीरियस तरीके से वॉर को आगे लेके जाएंगे, ऐसी सूरत में भारत क्या करेगा? इसलिए कि आप लोगों के तो इजराइल से भी टर्म्स अच्छे हैं और ईरान से भी, और अमेरिका भी अगर देखा जाए तो अमेरिका इस सारी सिचुएशन को आपके ख्याल से किस तरह से हैंडल करेगा? हाँ, देखो, एक बात तो सच्चाई है कि अगर ये लड़ाई इजराइल वर्सेस ईरान होती है तो फिर ये भयानक होगी, और इसके अंदर अमेरिका डायरेक्ट आएगा और बाकी भी यूरोपियन यूके कंट्रीज आएंगे, और एक बहाना मिल जाएगा इजराइल को भी ईरान के ऊपर ज्यादा नुकसान करने का। तो मुझे लगता है कि इससे बहुत ज्यादा ईरान को नुकसान होगा। अब क्या स्थिति होगी पूरे वर्ल्ड के लिए, इसमें कोई शक नहीं कि हर जगह फूड, फर्टिलाइजर, फ्यूल पहले ही महंगे हो रखे हैं जब से रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास चल रहा है। ये जो आपकी कमर्शियल शिप हैं वो अभी मेडिटेरियन से आपकी स्वेज कैनाल नहीं जा पाती, वो चारों चक्कर काट के जाने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। 15 से 20% इसके रेट बढ़ गए हैं, इंश्योरेंस बढ़ गया। तो इसमें कोई शक नहीं, वो जो अभी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे धक्का लग रहा था वो और लगेगा, क्योंकि अगर ईरान इजराइल की डायरेक्ट लड़ाई होती है तो फिर जो तेल के रेट्स हैं बहुत ज्यादा बढ़ेंगे,
और उसके बाद बाकी जो फर्टिलाइजर है उसके भी बढ़ेंगे। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, वो सबको इफेक्ट करेगा। दूसरी बात है भारत पे क्या पड़ेगा। हाँ, ये सच्चाई है कि भारत की दोस्ती दोनों से है और बहुत ज्यादा रिलेशनशिप हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल के साथ भारत के बड़े घने रिलेशनशिप हैं और इजराइल ने भारत को हरदम मदद की है। इजराइल ने भारत को कारगिल की लड़ाई में भी वो अम्यूनिशन दिया जो भारत को कहीं से नहीं मिला था, बफर्स का भी दिया, बाकी भी दिया। मगर ये भी सच्चाई है भारत के रिलेशन ईरान से भी अच्छे हैं। चाबार पोर्ट जो कि भारत ही उसको ऑपरेट कर रहा है, वो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट से कॉरिडोर से कनेक्ट हो चुका है और ईस्ट यूरोप और रूस के लिए वहां से जा सकता है, इंक्लूडिंग जो कि आपकी सेंट्रल एशियन स्टेट है। तो भारत तो नहीं चाहेगा ये लड़ाई हो, क्योंकि भारत के लिए इसमें कोई फायदा नहीं है, बहुत नुकसान है। एक तो एज अ वर्ल्ड कम्युनिटी नुकसान है कि सबके रेट्स हाई होंगे, एक क्योंकि दोनों ही देश भारत के दोस्त हैं, तो भारत नहीं चाहेगा। और भारत जो है ऐसी सिचुएशन में एक न्यूट्रल स्टैंड लेगा जिस प्रकार से उसने लिया है आज तक दूसरी लड़ाइयों में, और एक ही चीज कोशिश करेगा कि लड़ाई ना हो। अगर होती है तो इनके बीच के अंदर कोई समझौता कराए, क्योंकि भारत के रिलेशनशिप दोनों से अच्छे हैं और भारत चाहेगा कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से इसका कोई हल निकले, युद्ध इसका कोई हल नहीं। तो मुझे लगता है कि यही अप्रोच होगी भारत की। भारत ये नहीं चाहेगा लड़ाई हो, मगर अगर होती है तो ये दुर्भाग्य की बात है, ये पूरी वर्ल्ड के लिए नुकसान है, क्योंकि वर्ल्ड की इकोनॉमी पहले डगमगा रही है। कम से कम 0.2 से 0.3% जो जीडीपी है वो और डगमगा जाएगी इस लड़ाई से, क्योंकि इसका जो रिजल्ट बहुत भयानक होगा। अर्जुन सर, टर्की या तुर्किया को भी देखा गया था कुछ दिन पहले, वहां से भी काफी टफ किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही थी इसराइल को लेकर। आपको अब इस अटैक के बाद तो उन लोगों ने भी, यानी कि तुर्किया की तरफ से भी जो है वो बात की गई है। क्या ये और दूसरी कंट्रीज से भी आपको लग रहा है कि इसराइल को टफ टाइम मिल सकता है, या उनको कोई इस किस्म के स्टेटमेंट्स का सामना कर सकते हैं? लेकिन ये कि इसराइल पीछे हटने को बहरहाल तैयार नहीं, ये तो सभी मान रहे हैं। देखो, ये सच्चाई है। इसराइल जो हमास को कंप्लीटली खत्म करके ही मानेगा, इसमें कोई नहीं। और उसकी 70 से 80% के करीब जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको नष्ट कर दिया। और इस्माइल हानिया के मारने के बाद उसने कमर छोड़ दी है। और अभी जो मोहम्मद फैद को मारा, अभी जो टारगेट है उनका याया सिनवार, जो कि गाजा पट्टी के अंदर छुपा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि इसराइल नहीं चाहता लड़ाई बंद हो। इसराइल चाहता है कि जो बची हुई मिलिट्री कैपेबिलिटी है हमास की, उसको खत्म किया जाए, और वो उस पर लगा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए वो चाहता है कि कोई सीज फायर तो अभी होगी नहीं, कि जिस प्रकार से सिचुएशन है इसमें लगता नहीं कि अब कोई नजदीक सीज फायर हो सकती है इजराइल और हमास के बीच में। अब तो ये लड़ाई फैलेगी। ये तो चाहे ईरान आए ना आए, मगर ये लड़ाई फैलेगी। हिजबुल्लाह को भी खत्म करने की कोशिश करेगा इजराइल, मगर वो मुश्किल है, क्योंकि जो हिजबुल्लाह है उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी 7 से 8 गुना ज्यादा है हमास से। उसके पास 70 से 80 हजार लड़ाकू हैं, 1.5 से 2 लाख उसके पास रॉकेट्स और मिसाइल हैं, उसके पास आर्मर्ड ब्रिगेड है, उसका बॉर्डर मिलता है लेबनान का और इजराइल का। तो काफी है मिलिट्री पावर एक बार अगर हिजबुल्लाह की देखा। इसी प्रकार होती रिबल हैं जो कि यमन में सक्रिय हैं, वो भी कमर्शियल शिप पे करेंगे, बाकी भी नुकसान कर सकते हैं। मगर ये लड़ाई चलेगी और इस तरीके से चलेगी कि हिजबुल्लाह और हौती रिबल और हमास सक्रिय होंगे। ईरान इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। मगर ये जो आपने कही कि और कोई देश आ सकते हैं, आपने तुर्की का बताया। देखो, तुर्की नेटो का हिस्सा है और तुर्की जो एर्दोगन है वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, मगर उसको कोई सीरियसली नहीं लेता। नेटो में भी उसको कोई सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि वो आउट ऑफ टर्न जाके कुछ नहीं कर सकते, वो वही करेंगे जो नेटो का स्टैंड है। तो मुझे लगता नहीं। बाकी जो मुस्लिम कंट्री हैं, जो सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, जॉर्डन वगैरह, वो नहीं चाहते लड़ाई, वो शांति चाहते हैं। क्योंकि हर एक देश की इकोनॉमी आज की तारीख में इकोनॉमी का बड़ा इंपॉर्टेंट दर्जा है। तो हम अब सभी जो इकोनॉमी को देख के चल रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा होगा कि वो ईरान के साथ खड़ा होगा। ईरान के साथ जो खड़े होंगे वो होगा आपका एक होगा चीन, एक रूस, एक नॉर्थ कोरिया, ये खुल के उसके साथ आएंगे। और ईरान को मुझे लगता है कि कुछ अगर वेपन वगैरह है वो चीन दे सकता है या नॉर्थ कोरिया देता है। रूस की तो खुद इन्वॉल्व है लड़ाई में। तो ऐसा लगता है कि ईरान के साथ कोई खुल के नहीं आएगा। मुस्लिम वर्ल्ड उसके
हर चीज में साथ है, बोलेगा, मगर ऐसा कोई लड़ाई के अंदर कूदेगा नहीं। तुर्की जो है, जो बात करते हैं एर्दोगन, वो सीरियसली नहीं है, वो नेटो का हिस्सा है, उनको वो करना पड़ेगा जो नेटो चाहता है। तो ये सच्चाई है कि अगर लड़ाई बढ़ चलती है, ईरान आता है, तो ये ईरान वर्सेस आपका अमेरिका, इजराइल और यूरोप कंट्रीज हो जाएंगी, और उससे इसको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका की जो मिलिट्री कॉम्बैट पावर अभी मेडिटेरियन में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, और इजराइल के टैंक्स देखो या मान लो आप उसकी जो स्ट्रेंथ देखो, कम तो हो सकती है, मगर मिलिट्री कॉम्बैट पावर उसकी ईरान से काफी ज्यादा, क्योंकि उसके पास F-35, F-22 रैप्टर, रॉकेट, मिसाइल, आयरन डोम सिस्टम, उसको अपने अंदर रखते हुए मुझे लगता है ईरान को बहुत नुकसान होगा। इसके साथ कोई खास कंट्रीज नहीं आएंगे, स्पेशली आपके रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया आ सकते हैं। जो तुर्की बात करता है उसका कितना असली ग्राउंड पे वो नहीं, क्योंकि तुर्की एक नेटो का हिस्सा है, और इजराइल के साथ आप अमेरिका खुल के आएगा, उसके बाद यूके आएगा, बाकी यूरोपियन कंट्री भी आ सकती हैं, और नेटो की दूसरी कंट्रीज भी आ सकते हैं। तो ये सिचुएशन है, मगर सच्चाई है, लड़ाई अगर होती है तो ये पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को डिगमगा देगा 0.2 से 0.3% तक, वो किसी के हित में नहीं है। पहले ही पूरे वर्ल्ड को एक प्रकार जो लड़ाई दो चल रही है, इजराइल हमास और आपका रशिया यूक्रेन, उसके कारण काफी नुकसान हुआ है इकोनॉमी का, फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल का। लेकिन सर अब अगर हम गल्फ कंट्रीज को देखें, खासतौर पे सऊदी अरब और दूसरी कंट्रीज, तो वो ईरान के साथ वो शिया सुन्नी वाली इशू जो है वो भी आ जाती है। वैसे तो बहुत टाइम के बाद किसी तरीके से साथ मिला दिया था शायद चाइना ने सऊदी अरब और ईरान के लीडर्स को। लेकिन इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि सऊदी अरब क्या करेगा? क्योंकि सऊदी अरब तो इसराइल का साथ देने के लिए पहले भी कह चुका है कि उसको तस्लीम करने भी जा रहा था, कि जिसके ऊपर बड़ा हंगामा हो गया था कि जी ऐसे कैसे सऊदीया कर सकता है, इस्लामिक कंट्रीज में से कोई भी इसराइल को जो है उस तरह से नहीं मान सकता। तो अब सऊदी अरब के लिए जरा टफ नहीं हो जाएगा कि वो क्या करे? देखो, ये सच्चाई जो अब्राहम अकॉर्ड की बात हो रही थी, कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया और इजराइल के रिलेशन इंप्रूव होने की, वो तो थोड़े से खटास में पड़ेंगे, क्योंकि अब जिस प्रकार से आप सिया सुन्नी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ईरान और सऊदी अरेबिया के जो डिप्लोमेट्स भी आपस में नहीं थे, वो चीन ने उनको इकट्ठा कराया था, इसमें कोई शक नहीं। और सिया सुन्नी में भी डिवाइड है, मगर लड़ाई के टाइम में, क्योंकि आप देखें जो हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है, वो सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, और उसको ईरान जो कि एक शिया देश है वो बैकअप कर रहा है, जबकि हिजबुल्ला और होती रेबल जो शिया मिलिशिया है। तो मुझे लगता नहीं उसका कोई खास फर्क पड़ेगा, मगर क्या कोई और दूसरा देश आना चाहेगा? क्योंकि अगर कोई लड़ाई में आता है, मदद करता है, तो उसको भी उसका लड़ाई का एडवर्स इफेक्ट सहन करना पड़ेगा। ऐसे में कोई नहीं आना चाहता, क्योंकि सब ये देश इकोनॉमी को अच्छा इंप्रूव करना चाहते हैं। ये ऑयल रिच कंट्री हैं, ये नहीं चाहते कि हम इन्वॉल्व होके और हम जो है एक इसका हिस्सा बने, और इसके कारण हमारे लड़ाई के कारण नुकसान होगा। तो मुझे लगता नहीं कि खुल के ईरान के साथ मिडिल ईस्ट में आएगा। तुर्की, मैंने बताया, नाटो का हिस्सा है, कितना आ सकता है समय बताएगा। उसके साथ रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ऐसे देश हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे, कुछ हथियार देंगे, इसके अलावा नहीं है। जबकि इजराइल के साथ अमेरिका और यूके खुल के आएंगे, यूरोप की बाकी कंट्री भी आएंगे, और मिलिट्री कॉम्बैट पावर इनकी ज्यादा है, तो इसमें ईरान को काफी नुकसान होने के चांसेस हैं। और बहरहाल सर, सबकी नजरें इस वक्त ईरान और इसराइल पर हैं, और सब लोग यही बात कर रहे हैं पाकिस्तान में भी कि कहीं ये जंग ना शुरू हो जाए, कहीं ये टेंशन ज्यादा बढ़ ना जाए। लेकिन अगर ईरान प्रॉपर तरीके से यदि जो समझा जाता है जवाब नहीं देता, तो उसको भी तो लोग फिर यही यही कहेंगे कि जैसे इसराइल से मिला हुआ है और कोई रिप्लाई नहीं कर रहा या कोई रिस्पॉन्ड प्रॉपर नहीं दे रहा। आपको नहीं लगता ईरान की तरफ भी थोड़ी मजबूरी हो जाएगी कि वो कोई टफ किस्म का एक्शन ले? बिल्कुल मजबूरी है, उसने तो बोला कि हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर एक प्रकार से धक्का है, और हम इसका जवाब देंगे। अब वो कैसे जवाब देंगे? मुझे लगता है कि सोच समझ के देंगे। जिस प्रकार से अभी नए प्रेसिडेंट आए हैं, मसूद जस्कियान, वो एक रिफॉर्मिस्ट हैं, वो नहीं चाहेंगे एकदम लड़ाई के अंदर शामिल हों। आयतुल्लाह अल खमानी भी समझते हैं इस बात को कि इजराइल के साथ लड़ाई में ईरान को नुकसान होगा, और इजराइल चाहेगा ये लड़ाई का दायरा बढ़े, क्योंकि उसको फायदा है। नेतन्याहू नहीं चाहते इलेक्शन, लड़ाई जब तक चलती रहेगी उनको फायदा है। और ऐसे में ईरान जो है
एक्शन लेगा, मगर इस ढंग से लेगा कि जो लाठी बिना टूटे और सांप भी मर जाए। इसका मतलब यह है, जैसे पिछली बार उसने एक्शन लिया था, 300-400 जो मिसाइलें फायर की थी, वो एक प्रकार फिक्स मैच था, बता दिया था, और जो इजराइल ने उनको, आयरन डोम ने रास्ते में इनको बर्बाद कर दिया, और ईरान क्लेम करेगा कि हमने बहुत नुकसान कर दिया इजराइल पे, बल्कि ग्राउंड पे नहीं होगा। ऐसा होने के ज्यादा चांसेस हैं। और अपने जो प्रॉक्सीज हैं और ये जो मलेशिया हैं, चाहे हिजबुल्लाह होती और हमास प्लस जो उसकी प्रॉक्सीज हैं सीरिया और इराक में, इनसे ये कराने की कोशिश करेगा, ना कि खुद इन्वॉल्व हो। तो मुझे लगता है उसके चांसेस ज्यादा है, मगर कोई कह नहीं सकता, लड़ाई जब फैलती है तो एक गलती से फैलने के चांसेस हैं, मगर ऐसा लगता है कि चांसेस ये ज्यादा है। अगर ये कंट्रोल कर लड़ाई ले जाए। ज्यादा फैलती है तो इसराइल को फायदा है, क्योंकि इसराइल को फायदा, और जो ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, मुझे लगता है वो बर्बाद कर दिया जाएंगे इसराइल और अमेरिका की हेल्प से। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं कि ईरान को कोई फायदा है लड़ाई चलने में, और ऐसे में वो अवॉइड करेगा, वो अपने प्रॉक्सी का इस्तेमाल करेगा। अर्जुन। बिल्कुल, और इस लड़ाई को आगे फैलना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि बाकी कंट्रीज जिनका कोई लेना देना नहीं है वो भी इसके जद में आ सकती हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्जुन, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर, थैंक यू सर।